सी हैं लिस्टेड, वो लेयर्स कितनी हैं 7, लेकिन जितनी मैंने दोनों बातें की हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये मैं आपको कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2020 के मुताबिक बता रहा हूँ। डन। वापस इधर आते हैं। होल्डिंग सब्सिडरी आपने पढ़ा, कोई कंपनी दूसरी की होल्डिंग तभी होगी जब एक और कंपनी है जिसको वो सब्सिडरी पुकार सके। सब्सिडरी के 3 तरीके, शेयर होल्डिंग हासिल कर लें, कंट्रोल डायरेक्टर्स का हासिल कर लें, या सब्सिडरी की सब्सिडरी वाला रूल। शेयर होल्डिंग का कंट्रोल हमने देखा था बड़ा जादुई सा रूल है और आईकेएप इसके साथ बहुत जालिम तरीके से खेल सकता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खुद या अपनी सब्सिडरीज के थ्रू आपकी जो शेयर होल्डिंग है दूसरी कंपनी में अगर वो 50% क्रॉस कर जाती है और वो वोटिंग पावर वाली है तो वो कंपनी आपकी सब्सिडरी बन जाएगी। फिर इसकी हमने एग्जांपल्स भी देखी थी, आईकेएप का एक बड़ा तूफानी सा न्यूमेरिकल भी देखा था। डन। होल्डिंग सब्सिडरी ऑल डन। फिर कल पढ़ा हमने एसईसीपी और रजिस्ट्रार के बारे में। एसईसीपी कौन है, क्या करता है, क्या गराज व मकासद हैं, कोई सवाल इसमें? रजिस्ट्रार कौन है, कहाँ से आया है, क्या पावर्स है, इसमें कोई सवाल? इसमें भी कोई सवाल नहीं। जितना अब तक पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई सवाल? कोई सवाल नहीं। आप चाहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें, बहुत सारा पढ़ें, जल्दी जल्दी छुट्टी करें, ये नहीं चाहते हैं जी। जी क्या फ़ायदा होगा? देखें कंपनी के पास रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम अपने सॉफ्टवेयर में पता नहीं क्या क्या बेमानियाँ कर रहे हो, पता नहीं कौन कौन से बच्चों की क्या क्या रसीदें रख के बैठे हुए हैं और उसके बाद हमने पता नहीं क्या क्या चालबाजियाँ सोची हुई हैं, उनका अचानक से रजिस्ट्रार का छापा है, उनको तस्दीक हो कि जी यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, वो आएँ और आके कहेंगे जी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ये वो, तो हम कहें नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वो कहें ज़रा रसीदें फड़ाओ, वो पकड़ लिया। फिर अचानक से हम उनको देख के मुस्कुरा रहे हो, वो क्या हुआ? हम कहेंगे सॉफ्ट में जो एंट्री है उनको कैसे पकड़ोगे, वो तो सॉफ्ट में, ये तो फिज़िकल रिकॉर्ड लेके जा रहे हो। तो वो हमारा लैपटॉप पकड़ेंगे, हमारे पीसीज डिस्कनेक्ट करेंगे और उठा के ले जाएंगे। हालांकि आजकल सारा कुछ वेब पे चल रहा होता है, सारी रिकॉर्डिंग वेब पे हुई होती है, लेकिन दे स्टिल हैव द पावर कि वो आपके प्रेमिसेस से आपके पीसी उखाड़ के ले जा सकते हैं, आपके फिज़िकल रिकॉर्ड ले जा सकते हैं और ले जाके अपने पास जब्त करके रख सकते हैं जब तक उनकी तहकीक पूरी ना हो। इससे आगे भी बात है, उसके ऊपर निशान भी लगा सकते हैं, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं और बाकायदा इजाज़त लेके उसमें कोई तरमीम भी कर सकते हैं कि ये चीज़ हमें बेहतर लग रही थी, हमने इसमें ऐड कर दी। तो इस हद तक पावर दें, लेकिन हमारी किताब में शुक्र है सिर्फ इंट्रोडक्शन है रजिस्ट्रार का, जिसमें बस वो एक मासूम सा ऑफिसर है जो बस डॉक्यूमेंट ले रहा है और 2 ज़रा पावरफुल पावर्स हैं उसकी कि एक वो किसी से इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, दूसरा वो रिकॉर्ड जब्त कर सकता है। डन। रजिस्ट्रार की डेफिनेशन सुनने का हम शर्फ हासिल करेंगे और रेलेवेंट किबला की तलाश। भाईजान जी, आपके ग्लासेस में एक चमक देखी, मैं आपकी आंखों में एक चमक नहीं देखी, आपकी ग्लासेस में एक चमक देखी। रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, यहाँ तक इन्होंने 6 पूरे कर दिए। और एनी अदर पर्सन परफॉर्मिंग द ड्यूटीज़ ऑफ रजिस्ट्रार या परफॉर्मिंग ड्यूटी अंडर दिस एक्ट, तो वो रजिस्ट्रार है। छा गए। चलें आगे चलते हैं। आज हमने पढ़ना है नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे को। बड़ा ही खूबसूरत इदारा, बड़ा मज़ेदार इदारा और बड़ा डिटेल से इसके ऊपर किताब ने डिस्कशन की। नॉट फॉर प्रॉफिट। कुछ लोग मिलके ये सोचते हैं कि हम एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा शुरू करें। जब वो सोचते हैं कि हम नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा शुरू करें तो होता ये है कि वो उस इदारे को चलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं। अगर किसी वजह से नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा जो है वो जो चला रहे हैं उससे किसी को नुकसान हो जाए 2 करोड़ का, किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी कोई ब्रीच हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए कि आपके इदारे से 2 करोड़ का नुकसान हो गया, इदारा चल रहा है 50 लाख से, चूँकि आप एक कंपनी नहीं है, आप एक इदारा है, तो आपकी लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है। तो पहले तो वो इदारे के एसेट बेचेंगे जो लोग हैं, उसके बाद आपसे कहेंगे अब बाकी 1.5 करोड़ तुम लोग निकालो। तो वो बेचारों को लेने के देने पड़ गए, सवाब की नीयत से इदारा बनाया, जेब से पैसे भरने पड़ गए। तो आप चाहते हैं कि आप सवाब की नीयत से इदारा बनाएं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको कंपनियों वाले मज़े भी मिले।
और काम करना भी नॉट फॉर प्रॉफिट काम है। कंपनीज एक्ट कमर्शियल कंपनियों को डील करता है। अगर आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है तो फिर SECP ने आपके लिए एक सेपरेट जोन बनाया। उन्होंने कहा ये सेक्शन 42 वाली कंपनियां, इनको हम कहते हैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। तो एक खास तरह की कंपनी जिसका हम जिक्र पढ़ने लगे हैं, दैट इज एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। वो एसोसिएशन, वो इदारे जो प्रॉफिट के लिए नहीं है। आप जाएंगे SECP के पास और उनसे कहेंगे जी हमने एक इदारा बनाना है जो नॉट फॉर प्रॉफिट हो, तो वो कहेंगे हमारे पास क्या करने आए हो, जाओ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 में जाओ। हमने कहा जी वहाँ सब कुछ है, इज्जत नहीं है। वो कानून हमें हर तरह से सपोर्ट करता है, लेकिन वहाँ लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है। वो कानून हर तरह से सपोर्ट करता है, लेकिन जब हमारा डोनर आके कहता है हाँ भाई तुम कौन हो, तुम लोगों को क्यों डोनेशन दूँ, तो हम कहते हैं हम एक खैराती इदारा हैं। वो कहते हैं कंपनी हो नहीं, SECP से रजिस्टर हो नहीं, तुम लोगों को डोनेशन नहीं मिलेगी। तो प्रॉब्लम ये है कि SECP और उसके अंडर की कंपनियां एक ऑफिशियली ज़रा स्टेटस थोड़ा सा बड़ा है, और नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे आपको पता है हर गली मोहल्ले में खुले हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बनाएं भी नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा और जाएं भी SECP के अंडर और बने भी एक कंपनी, तो आपके लिए खास जोन है सेक्शन 42। आप सेक्शन 42 वाली कंपनी बना सकते हैं और आप जाके एक अच्छा काम शुरू कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे का मकसद क्या होता है? क्या होता है मकसद? समाज सेवा, भूखों को खाना खिलाएंगे, गरीबों की मदद करेंगे, सैलाब ज़दगान की मदद करेंगे, राशन तकसीम करेंगे, दवाइयाँ देंगे, मुफ्त इलाज करेंगे, कुछ भी अच्छा काम। नॉट फॉर प्रॉफिट इदारों का एक मकसद, आपको अकाउंटेंसी की पाकिस्तान में अच्छे लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। ICAP भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है। जान के आपको थोड़ा सा धचका लगेगा, लेकिन ICAP इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूट। ICAP अपने प्रॉफिट के लिए नहीं चल रहा। ICAP आप बच्चों के वसीतर मफाद में, हम मेंबर्स के वसीतर मफाद में चल रहा है। आप समझ आए नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे कितने अमीर होते हैं? तो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे का मतलब है वो इदारा जिसका मकसद नेक है। तो ये क्यों बनाया होगा? फॉर एग्जांपल ये 3 लोग हैं, इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करनी है ज़माने की, और ये चाहते हैं कि हम फ्री दवाइयाँ लोगों तक पहुँचाएँ या फ्री राशन पहुँचाएँ लोगों को। आप तीनों ने बड़े जोश से कंपनी शुरू की। आप अगर एक अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप दिन में कितने घंटे देना चाहेंगे? 2-3 घंटे। आप एक अच्छे काम के लिए जो आपने अलग से एक इदारा बनाया उसको कितना टाइम देंगे? 2-3। यकीन माने मेरा पूछने से पहले ख्याल था कि 6-7 की तो कम से कम आवाज़ आएगी। एक इदारा है लोगों की मदद के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो जो है ना 2-3 घंटे। अभी भाई ज़रा मेरे ख्याल में एडिट किया हुआ अपना, कितना टाइम देना चाहेंगे? ओए होए, उन्होंने कहा सर जो है ना ज़रा, सर जहाँ पे है ना मैं उससे बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चला जाऊँ, तो गप भी फड़ी जाती है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया। तो खैर 24 घंटे, 2-3 घंटे, 3-4 घंटे, ये अलग अलग टाइम अपनी ज़िंदगी से निकाल के देना चाहते हैं। आपके पास इस वक्त ज़िंदगी में इतना टाइम है? इस वक्त है। जब आप मेरे वाले पॉइंट पे आएंगे, क्या उस वक्त इतना टाइम होगा? आएंगे तो पता लगेगा। हो सकता है आप भी बैठ के फिल्में देखते रहते हो हर वक्त, ठीक है, हमें क्या। फेसबुक पे किसी ने कुछ 6 दिन पहले को पोस्ट की, मुझे किसी ने उस पर टैग किया। मैं सुबह 4 बजे के आसपास अपने यहाँ के काम वगैरह से निपटा के फिर मैं घर पहुँचा। लेटने से पहले जो है ना एमी मैंने कहा ज़रा कोई अगर कोई टैग किसी बच्चे ने कोई ख़ास सवाल पूछ लिया है, कई दफ़ा कुछ ख़ास सवाल होता है सर स्कीम का ये क्या है किस तरह, तो टैग एक वो बच्चे ने किया हुआ कि वो किसी पोस्ट पे कि जी मैंने उसको किसी जगह पे को कमेंट किया था, उसने उसकी तस्वीर भेजी हुई, तो नीचे एक बच्चे ने कहा कि ये सरी की तो दूसरी आईडी है जिससे पोस्ट हुई हुई है। यानी वो मतलब उसको ये हो रहा था कि ये तो सर का ही एक दूसरा विंग है, मतलब यानी वो बच्चे को शायद लग रहा था कि सर जो है ना वो इतना टाइम है सर के पास कि पहले वो एक आईडी से पोस्ट करते होंगे, फिर उस आईडी से अपने आप को टैग करते होंगे, फिर 6 दिन बाद उस पोस्ट पे आते होंगे और फिर साबित करते होंगे कि हाँ भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो वो जो है ना, तो फिर शायद वो जैसे भाई भी कह रहे हैं कि जी मैं पहुंचूंगा तो फिर मुझे पता लगेगा कि आपके पास टाइम होता है या नहीं होता। जब आप इतने मसरूफ़ होंगे, जब आपकी फैमिली होगी, जब आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ होंगी और जब आप फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देख रहे होंगे और बहुत सारे इदारों को देख रहे होंगे, तो आपके पास टाइम आहिस्ता आहिस्ता और कम होता चला जाएगा। लेकिन नीयत तो कम नहीं होती, अच्छाई की नीयत।
अच्छाई की नीयत इन्होंने शुरू में की और ज़िंदगी के 2-3-4 घंटे भी उसे दिए। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में मसरूफ़ होते गए, अच्छाई की नीयत आहिस्ता आहिस्ता पीछे होती चली गई और इदारा आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम बनता चला गया। फिर एक दिन ये वाले भाई ने उन्हें बुलाया कि भाई तुम आते नहीं। उन्होंने कहा ये इदारा मुझे देता ही क्या है, मैं 2-3 घंटे काम करता हूँ, कभी तनख्वाह दी है इस इदारे ने? तो ये कहेंगे भाई इदारा बनाते हुए तो हमने ऐसा नहीं सोचा था। तो उन्होंने कहा इदारा बनाते हुए तो हम छोटे बच्चे थे, अब बड़े हो गए, अब हम समझदार हो गए, एक काम करते हैं अपनी तनख्वाहें रख लेते हैं इस इदारे में। उन्होंने चलो हम ही 3 करता धरता हैं। ये बैठे और मंशूर में चेंज कर दिया कि इदारा हर महीने 1-1 लाख रुपए तनख्वाह दिया करेगा तीनों फाउंडर्स को। अब लोग धड़ाधड़ इनको डोनेशन दे रहे हैं। डोनेशन पहले आती थी सैकड़ों में, फिर हज़ारों में, अब 10-12 साल बाद जनाब इदारा लाखों की डोनेशंस ले रहा है। और ये बार बार उन डोनेशंस को देख के सोच रहे हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बना बैठे, ये क्या हुआ? तो इनका दिल करेगा कि इसमें से पैसे निकालें, इनका दिल करेगा कि वो समाज सेवा जो इन्होंने समाज सेवा के नाम पे शुरू की थी अब उसके पैसे मिलने चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई ना, अब वो चाहेंगे। तो ऐसा ना हो कि बड़े होकर इनकी नीयत ख़राब हो तो लॉ कहता है कि हम आज ही जब तुम रजिस्टर करा रहे हो तुम्हारे ऊपर कुछ पाबंदियां लगा देंगे। पहली पाबंदी, वन ऑफ द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वन ऑफ द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। उन्हें कहा जी हम कुछ अगराज़ व मकासद डिफ़ाइन करेंगे, आपने उनमें से कोई एक चूज़ करना है। ऐसा ना हो कि आप खुद ही से कह दें कि जी मैंने तो समाज सेवा कर रहा हूँ, क्यों, मैं कमेटियाँ लोगों से कलेक्ट करता हूँ और उनको कमेटियाँ जो है वो उसके पैसे देता हूँ। तो वो कहते नहीं, हम बताएंगे कि समाज सेवा क्या है, आपको भी ऑप्शन देंगे। तो लॉ ने एक छोटी सी लिस्ट बता दी 12 चीज़ों की। ये मैंने छोटी मजाक में कहा था। तो अगर आप रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, साइंस को प्रमोट कर रहे हैं, आर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, कॉमर्स को प्रमोट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर की बात कर रहे हैं, और एक लिस्ट में उन्होंने कह दिया जी अगर आप इनमें से कोई भी काम कर रहे हैं तो पहला रूल ये है कि उनमें से कोई काम, और 11 ऑब्जेक्ट्स बताने के बाद 12वां सुन के आपको दुख होगा, एनी अदर ऑब्जेक्ट। तो फिर इस पर गुस्सा आता है कि भाई जब आपने एनी अदर कहना ही था तो पहली लाइन में लिख देते एनी ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि 11 अलाउड हैं और इसके अलावा एनी अदर अगर होगा वो देखेंगे और उसके मुताबिक। तो आपने अगर नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाना है तो आपको अप्लाई करना है SECP को, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ, इसको अप्लाई करना है और इससे कहना है कि भाई हमें लाइसेंस चाहिए तुमसे। वो कहेगा मैं लाइसेंस दूंगा, 4 शर्तें पूरी कर दो। शर्त नंबर 1, इन डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक उठाओ। लिस्ट देख लेंगे हम। दूसरी चीज़, दूसरा वो कहते हैं कि आपने जो प्रॉफिट्स हैं, गंदा वर्ड है प्रॉफिट, सरप्लस हैं जो, वो आपने मेंबर्स में नहीं बांटने, कभी भी नहीं बांटने। सैलरियां भी नहीं देनी मेंबर्स को, ना इनके फैमिली मेंबर्स को। तो दूसरा वादा ये करें कि आप अपना प्रॉफिट या सरप्लस, अगर कभी सरप्लस आपके पास आ गया, आपकी कलेक्शन और आपके खर्चों में गैप पॉजिटिव साइड पे हुआ, तो मेंबर्स को नहीं बांटेंगे। मेंबर्स को नहीं बांटेंगे तो क्या करेंगे? तीसरा पॉइंट, ये जो प्रॉफिट्स या सरप्लस हैं ये आप लगाएंगे अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में। सरप्लस बच गया है, मजीद बिस्तर ले आएँ। सरप्लस बच गया है, मजीद दवाइयाँ ले आएँ। सरप्लस बच गया है, मजीद इलाकों में राशन देना शुरू कर दें। सरप्लस बच गया है, आप इंटरनेट पे कैंपेन चलाएं कि हम एक अच्छा इदारा है, हम सर्व कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप ये पैसे वहाँ लगा सकते हैं। मेंबर्स को नहीं बांट सकते। ICAP सेक्शन 42 में तो रजिस्टर नहीं है, लेकिन ICAP है नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा, और ICAP अपने सरप्लस अपने मेंबर्स में नहीं बांट सकता। मैं ICAP का मेंबर हूँ, सोचे कितना दिल दुखता होगा। वो इदारा जिसके लिए कितना ज़िंदगी हमने गुजार दी, इसको इतना खून दिया, इसके एक एक पेपर पे इतनी एफ़र्ट की, और उसके बाद इसके मेंबर बने इतनी एफ़र्ट करके, और अभी भी सालाना सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, बट ये इदारा अपने प्रॉफिट या सरप्लस हमसे नहीं शेयर कर सकता। कहाँ लगाएगा? आप पे लगाएगा, ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन पे। तो ICAP को ना चाहते हुए ICAP के पास 1 बिलियन से ऊपर का सरप्लस इकट्ठा हो गया। अगराज़ो मकासद, अब ये कहाँ खर्च कर सकते हैं? मेंबर्स को दे नहीं सकते, कहाँ लगाएंगे? ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन पे। तो फिर ICAP क्या करता है? कहता है कि अभी इतना सरप्लस इकट्ठा हो गया, अब इससे जान छुड़ानी है ताकि ऐसा ना लगे कि हमारा इरादा गलत है। तो उसे जान छुड़ाने के लिए कुछ मार्केटिंग करते हैं।
शहर शहर कस्बे कस्बे जगह जगह जाके बताते हैं सीए क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं। ये अपने मार्केटिंग में 20 लाख रुपए लगा के आते हैं, उधर से 40 लाख के स्टूडेंट चल के आ जाते हैं। तो अजीब सी एक मुश्किल में आई कैप कि वो खर्च करता है, मज़ीद आ जाता है। तो ये रूल भी ज़रूरी है कि प्रॉफिट या सरप्लस आपने मेंबर्स में नहीं बांटने, तो कहाँ लगाने हैं? ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में। फिर उसके बाद एक ज़रूरी रूल, क्योंकि बहुत सारी एनजीओज़ और इस तरह के इदारे इस्लामाबाद वगैरह में पाकिस्तान के अगेंस्ट भी काम कर रहे हैं, तो चौथा रूल है नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान की फलाह, बहबूद, सलामती, सालमियत और इस तरह के जितने भी भारी भारी वर्ड आते हैं वो सारे बोल देने और कहना इसके अगेंस्ट नहीं आना। ये 4 काम अगर आप करेंगे, यही 4 काम करने का वादा करेंगे और बाकी सारे रूल्स फॉलो करेंगे, तो आप एससीसीपी को अप्लाई करेंगे। एससीसीपी आपको देखेगा, आपकी एप्लीकेशन देखेगा, आपके सारे पॉइंट्स को देखेगा और आपको जारी कर देगा एक लाइसेंस। लाइसेंस के बाद आप एक कंपनी है जिसको कहेंगे एसोसिएशन, नॉट फॉर प्रॉफिट। ये सारा काम रेगुलर कंपनियों की तरह करेगी, बस इसको एडिशनल बेनिफिट है कि नॉट फॉर प्रॉफिट के कुछ एज मिल जाएंगे, टैक्स में छूट मिल जाती है, डोनेशंस ओपनली एक्सेप्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे कर सकते हैं, वो आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ में एक ये बेनिफिट भी होता है कि ये जो लिमिटेड वगैरह का वर्ड कंपनियों के एंड पे लगा हुआ होता है, आप ये हटा सकते हैं नाम के एंड से। ये जो नाम के एंड पे लिमिटेड का वर्ड है, आप इसे हटा सकते हैं। इससे क्या होगा? कंपनियों के नाम क्या होते हैं? पीटीसीएल एंड पे लिमिटेड आता है, एसएनजीपीएल एंड पे लिमिटेड आता है। ज़्यादातर कंपनियां मिज़ान बैंक लिमिटेड, एमसीबी बैंक लिमिटेड, अस्करी बैंक लिमिटेड, सब में लिमिटेड आ रहा है। लिमिटेड से कंपनी की फील आती है। मैं एक छोटा सा तजर्बा करता हूँ। एक जगह पे एक हॉस्पिटल है, उसका नाम है अशरफ हॉस्पिटल, और उसके पास एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है अशरफ हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड। आपको एक जगह जा रहे थे, आप गिरे, आपके घुटने पे चोट लगी और आपने सोचा कि मैं हॉस्पिटल जाऊं और अपना इलाज कराऊं। आप स्टूडेंट हैं, जेब में पैसे महदूद हैं। सामने 2 हॉस्पिटल नज़र आ रहे हैं, अशरफ हॉस्पिटल और अशरफ हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड। पैसे महदूद से हैं जेब में, कहाँ जाएंगे? क्या मैंने कहीं लिखा है कि इनमें से महंगा कौन सा और सस्ता कौन सा है? ये आपको खुद ही क्यों फील हो रहा है कि ये लेफ़्ट वाला सस्ता होगा? यानी कि जो ये अल्फाज है ना, प्राइवेट, लिमिटेड, ये कमर्शियल सी फील देते हैं, महंगी सी फील देते हैं, ब्रांडेड सी फील देते हैं। तो इदारा हो नॉट फॉर प्रॉफिट और नाम में प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो तो लोग कहेंगे कि यार ये किस किस्म का इदारा है। तो इन इदारों को ये प्रिविलेज है कि आप लाइसेंस लें, आप सारे काम रेगुलर कंपनियों की तरह करें। आप अपने नाम के साथ एंड पे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह के जो वर्ड लगाने की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी डिस्पेंस कर दी, उन्होंने छोड़ दी, वेव कर दी। ये आपको इजाज़त है। क्लियर? ये बात समझ आ गई? यहाँ तक की इंग्लिश पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। SCCP shall grant license if following conditions are fulfilled। अगर फॉलोइंग कंडीशन पूरी हो तो वो लाइसेंस दे देंगे। पहली शर्त, ये एसोसिएशन इनमें से किसी एक पर्पस के लिए बनी हो, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, स्पोर्ट्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, सोशल वेलफेयर, चैरिटी, और जब थक गए तो उन्होंने कहा एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। अनफॉर्चुनेटली इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा पसंद आई कि आपको यही टॉपिक है, और बहुत ही पसंद है उसे कि बच्चे ये सारे ऑब्जेक्ट्स लिखें। तो कमती लॉ में ना उनका रट्टे की तरफ फोकस थोड़ा ज़्यादा है। तो पहली चीज़ हमें समझ आ गई कि ये ऑब्जेक्ट्स। दूसरा, इट शैल अप्लाई इट्स प्रॉफिट्स इफ एनी, अगर कोई प्रॉफिट्स हैं तो उनको ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में लगाए। इट पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स को किसी भी किस्म की पेमेंट ऑफ प्रॉफिट्स ना हो।
ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटी आर नॉट एंड शेल नॉट, ना अभी हैं और ना होंगी, एट एनी टाइम बी अगेंस्ट द लॉ, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी, सोवरेनिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की बका, सालमियत और वो सारे अल्फाज जितने भी हैं आप उसके अगेंस्ट नहीं आएंगे। वही 4 बातें पूरी हो गई। तो फिर क्या होगा, SCCP आपको लाइसेंस दे देगा उन टर्म्स एंड कंडीशन पे जो उसको मुनासिब लगेगी। एसोसिएशन एंजॉय करेगी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के सारी प्रिविलेजेस और सारी ऑब्लिगेशंस को भी फॉलो करेगी, एक्सेप्ट वो जो एंडिंग वर्ड्स होते हैं लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड या इस तरह के, वो उसको नहीं करेंगे। अगर ये इदारा कुछ गड़बड़ करता है तो इनका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। SCCP इनके लाइसेंस को रिवोक कर सकता है, लेकिन रिवोक करने से पहले कंपनी को एक नोटिस देगा इन राइटिंग। कंपनी से कहेगा जी हमारा इरादा है कि हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर दें। हमारा क्या इरादा है, आपका लाइसेंस कैंसिल कर दें। कंपनी वाले आएंगे, अपनी सफाई पेश करेंगे, इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। जो कंपनी के लोग हैं, ये 3 लोग हैं, ये लोग आएंगे, कहेंगे भाई क्यों आप हमारा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं, हमने क्या गलत किया है। अगर साबित हो जाएगा इन्होंने गलत किया तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और कंपनी रेगुलर कंपनी के तौर पे दोबारा से चलना शुरू हो जाएगी। अब सवाल ये कि लाइसेंस क्यों क्यों कैंसिल होता है वो एक अगला मसला है। यहाँ तक कोई सवाल? अब एक लिस्ट आ जाएगी रट्टा मारने वाली कि वो क्या होगा जिस पे लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो देखते हैं, तैयार हैं रट्टे के लिए? थोड़ी सी शर्त है, पूरी हो गई, बस ये इतनी सी हैं। सोचें एक स्लाइड पे आ गई। क्या क्या हुआ हो, कंपनी / मैनेजमेंट हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विद एनी टर्म्स और कंडीशन ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस में कुछ शर्तें थी, कंपनी ने फॉलो की। दिस इज़ वन ऑफ द रीजन जिस पे आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन और एनी कनेक्टेड रेगुलेशन नॉट मेट, इस सेक्शन या इससे कनेक्टेड किसी रूल्स रेगुलेशन वो फॉलो ना किए। अफेयर्स ऑफ कंपनी आर कंडक्टेड इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, प्रेजुडिशियल नुकसानदेह, तकलीफ दे। आपकी कंपनी के अफेयर्स पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं, इनमें से कोई भी रीज़न अगर वो साबित कर दें तो वो आपका लाइसेंस रिवोक कर सकते हैं। एक लिस्ट ऑफ रीज़न है जिसको याद करना है, और ये लिस्ट ऑफ रीज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर 12 में हम एक लिस्ट ऑफ रीज़न पढ़ते हैं वाइंडिंग अप की, और 70% सेम है। तो ये याद किया हुआ आपको वहाँ पे भी काम आएगा। Company has made default in filing with registrar its financial statement or annual return for immediately preceding 2 consecutive financial year। कंपनी रजिस्ट्रार के पास अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या इस तरह की चीज़ें पिछले 2 साल से जमा नहीं करा रही। कंपनी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट इंटरेस्ट, सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान से फ्रेंडली रिलेशन या पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ आए हो, तो वही वाली बात है कि अगर वो वाली शर्त पूरी ना हो। नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस बिलो 3, अगर बंदे 3 से कम रह जाएं, इसका मतलब इस तरह की कंपनी के मिनिमम मेंबर्स कितने हैं? 3 से कम नहीं होंगे। अगर कम हो जाएंगे तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिस पर आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। देन कंपनी इज कंसीव्ड और ब्रॉट फॉर्थ फॉर अनलॉफुल और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। कंपनी तो बनी ही अनलॉफुल या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के लिए थी, बाद में पता लग गया, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। रन एंड मैनेज बाय पर्सन, इसको चलाने वाले वो लोग हैं हु फेल्स टू मेंटेन प्रॉपर एंड ट्रू अकाउंट, जो सही अकाउंट्स नहीं बनाते, और दे कमिट फ्रॉड, वो फ्रॉड करते हैं, मिसफीजेंस करते हैं, मेलफीजेंस करते हैं। फ्रॉड या बेज़ाब्तगियाँ, बेमानियाँ, इन सब के ओखे ओखे अल्फाज। फ्रॉड, मिसफीजेंस, मेलफीजेंस। तो फ्रॉड, मेलफीजेंस, मिसफीजेंस कंपनी के हवाले से करते हैं, तो ऐसे बंदे रन कर रहे हैं जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। वो पर्सन हु रिफ्यूज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम या आर्टिकल, वो कंपनी के मेमोरेंडम, आर्टिकल या इस तरह की चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे, या SCCP को फॉलो नहीं कर रहे, या साल से ज़्यादा हो गया और वो कंपनी अपना काम ही नहीं कर रही जो उसने करना था, और जब थक गए तो उन्होंने कहा इट इज़ जस्ट एन इक्विटेबल दैट लाइसेंस शुड बी रिवोक्ड। ये हमें मुनासिब लग रहा है कि लाइसेंस रिवोक हो जाना चाहिए, तो जहाँ उन्हें मुनासिब लग रहा है वहाँ लाइसेंस रिवोक हो जाए। तो एक लिस्ट है जिसको क्रैम करना है कि वो क्या सिचुएशंस हैं जिसमें लाइसेंस जो है वो रिवोक हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई? इससे आगे के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अगर लाइसेंस रिवोक हो जाए, ये आपको समझ आ गया कि टॉपिक में जो समझने वाली बात है वो अपनी जगह, लेकिन जो रट्टा मारने वाली बात है वो भी करनी पड़ेगी। लेकिन जी लाइसेंस रिवोक हो गया, अब क्या होगा?
अगर आपका लाइसेंस रिवोक हो गया है तो आपने फौरन से स्टॉप कर देना है डोनेशंस लेना। जैसे आपका लाइसेंस रिवोक हुआ, सबसे पहले क्या करना है? डोनेशन लेना स्टॉप कर देना है। अब आपने किसी से डोनेशन नहीं मांगनी है। अपने साथ लिमिटेड का वर्ड ऐड कर देना है, लिमिटेड वर्ड ऐड कर देना है। देन जब आपको रेवोकेशन का उन्होंने कहा तो उसके बाद आपने अपने मेंबर्स को इकट्ठा करके एक डिसीजन लेना है टू ट्रांसफर द एसेट्स। ये भाई बड़े खुश हो रहे थे कि इदारे से जीते जी तो पैसे मिले नहीं, लाइसेंस रिवोक होगा तो क्या होगा? इदारा बंद हो जाएगा, डब्बा खोलेंगे, जो निकलेगा वो हमारा। उन्हें कहा नहीं, डोनेशन लेना बंद कर देनी है, लिमिटेड के वर्ड ऐड कर देने हैं और एक डिसीजन लेना है बैठ के कि ये हम अपनी कंपनी के एसेट किसको ट्रांसफ़र करें। अपने जैसे अगराज़ो मकासद रखने वाले किसी इदारे को, आइडियली आप ही वाला ऑब्जेक्ट हो, आप अगर हेल्थ हैं वो भी हेल्थ है तो ज़बरदस्त है, नहीं तो करीब करीब के किसी इदारे को। ये डिसीजन आपका है कि आपने कौन सा इदारा चूज़ करना है, लेकिन पैसे आपके पास नहीं रुकेंगे, पैसे उनको चले जाएंगे। तो आप डिसीजन लेंगे कि आप किसको वो कर रहे हैं एसेट्स ट्रांसफ़र, फिर आप उनको एसेट्स ट्रांसफ़र कर देंगे। एसेट ट्रांसफ़र करने के बाद आप इन्फॉर्म कर देंगे अथॉरिटीज़ को कि हाँ जी हाँ, आपने जो कहा था हमने वो वाला काम कर दिया है। ये जिस इदारे को एसेट्स ट्रांसफ़र किए हैं वहाँ पर खुद जाके नहीं बैठ जाना। आसान सा काम है ना, आपके हाँ भाई हम इदारे को बंद कर रहे हैं, वाकई हम बड़े शर्मिंदा हैं, इसके पैसे उठा के XYZ फाउंडेशन को दे देते हैं और पता लगा XYZ फाउंडेशन यही 3 लोग चलाते हो। तो वो जिस इदारे को ट्रांसफ़र किया है उस इदारे में ये लोग मेंबर ना हो, इनके फैमिली मेंबर ना हो, और अगले 5 साल तक भी ये या इनके फैमिली मेंबर उस इदारे में नहीं जा सकते। शर्तें ऐसी रखी हैं कि जो सवाब की नीयत से कंपनी बनाए वो एंड तक सिर्फ सवाब ही जहन में रखे, उसके अलावा कुछ जहन में ना रखे। ट्रांसफ़र कर दें, इन्फॉर्म कर दें, उनको बता दें इस तरह से है, वो कहेंगे अच्छा अब बंद करो अपने आप को। अब अपने आप को बंद करने का क्या मतलब है? हम अपने एसेट्स तो दे चुके हैं, हो सकता है कुछ एसेट्स फ़ौरन से ना दे पाए हो। ज़मीन है वो भी हमने बेचने पे लगाई हुई, अभी वो बिकी नहीं है। हमने लाइबिलिटीज़ भी अपनी सेटल करनी है, हो सकता है हमारी कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो कि कुछ अरसे बाद जाके क्लियर हो। तो इस वक्त 2 बातें हो सकती हैं, या तो हमने अपने नेट एसेट्स सारे ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो हमारे लिए बहुत ही ईजी है कंपनी बंद करना, या अभी हमारे नेट एसेट्स दरमियान में और अभी हमें एक प्रोसेस से गुजरना है। तो यहाँ 2 काम हो सकते हैं। अगर आपके पास एसेट्स हैं तो वाइंडिंग अप की तरफ चले जाएं, और अगर एसेट्स नहीं है, सब कुछ ओके हो गया है, तो आप सिर्फ स्ट्राइक ऑफ नेम की तरफ चले जाएं। रजिस्ट्रार से कहें भाई हमारे पास इतने एसेट्स थे, सब चले गए, हमने सारे एसेट्स उस कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिए, हमारी कोई लायबिलिटी नहीं थी, और जो एसेट्स हैं वो सारे ट्रांसफ़र कर दिए, सिर्फ 3,400 रुपये अपने हाथ में रखा है। रजिस्ट्रार पूछेगा वो क्यों? आप कहेंगे कि आपको अप्लाई करने की जो फ़ीस थी वो 3,400 थी, तो हमने सिर्फ उतना रखा है जितना आपका मुंह भरने के लिए हमें चाहिए। तो दिस इज़ अलाउड कि आप एसेट्स ट्रांसफ़र करते हुए जो ये बंद करने का जो ऑफिशियल प्रोसेस का खर्चा है आप उतने पैसे होल्ड कर सकते हैं। तो आप रजिस्ट्रार से कहें भाई हमारे अब कोई नॉन एसेट्स लाइबिलिटीज़ नहीं है, तुम देख लो। उसने देखा, उसने का मामला इजी हो गया, उस सुकून से रजिस्टर से आपका नाम इखराज कर देगा, स्ट्राइक ऑफ कर देगा और आपकी कंपनी फ़ौरन से आज़ाद, ख़त्म। लेकिन इफ़ यू हैव नॉन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ और अभी उनकी सेटलमेंट होनी है तो फिर आप अप्लाई कर देंगे वाइंडिंग अप, वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए कि हम वाइंड अप करना चाहते हैं। फिर एक नुमाइंदा तय होगा, वो नुमाइंदा साल के अंदर एसेट्स बेचेगा, सारी चीज़ें कर करके या एसेट्स ट्रांसफ़र वगैरह करेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कंपनी को बंद करेगा। तो डिपेंड करता है यू हैव एसेट्स और नॉट। अगर एसेट्स लाइबिलिटीज़ नहीं है, सब ओके है, तो आप जाएंगे आसान ऑप्शन की तरफ जिसको हम कहते हैं स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम। और लंबी ऑप्शन क्या है? ये तब होता है जब एसेट्स लाइबिलिटीज़ अभी फंसे हुए हैं और उसको टाइम लग रहा है रियलाइज़ होने में। तो फिर लिक्विडेटर आएगा, वो शख्स फिर आपके एसेट्स लाइबिलिटीज़ को आहिस्ता आहिस्ता सेटल कर करके और सारे खर्चे कर करके और एसेट्स को उठा के उनको ट्रांसफ़र करेगा और एंड पे उन्हें कह देंगे लो जी अब कंपनी वाइंड अप हो गई। वो उस दिन फिर उसका नाम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। तो आप डायरेक्ट स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं अगर सब ओके है, और अगर ओके नहीं है तो आप वाइंडिंग अप की तरफ जा सकते हैं। क्या ये सारी बात समझ आई है? इस सारी बात को इंग्लिश में देखते हैं और आपने फिर देखना है कि एक सफ़े पे इतनी सारी तारीखें, तारीख पे तारीख,
तारीख पे तारीख। कंपनी सबसे पहले तो स्टॉप कर ले अपनी सारी एक्टिविटीज़ सिवाय रिकवरी ऑफ मनी जो कि उसकी ड्यू हो। रिसीवेबल्स जो हैं वो तो रिकवर करे, लेकिन उसके अलावा अपनी सारी एक्टिविटीज़ बंद कर दे। कंपनी शैल नॉट सॉलिसिट और रिसीव डोनेशन फ्रॉम एनी सोर्स। कंपनी डोनेशंस वगैरह आप लोगों से नहीं मांगेगी। ऑल नेट एसेट्स ऑफ कंपनी, सारे नेट एसेट्स इन स्पेसिफाइड मैनर, एक खास तरीके से जो वो बताएंगे, बी ट्रांसफर टू अनदर कंपनी लाइसेंस अंडर सेक्शन 42। कोई और कंपनी जो सेक्शन 42 वाली ही कंपनी है, मैं पूरे लॉ में आपको सेक्शन नंबर नहीं बताया करूंगा, लेकिन इस टॉपिक में सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा मशहूर है सेक्शन 42 वाली कंपनियां। और ये वाहिद टॉपिक है जहां आई के अपने पिछले 20 साल में कभी सेक्शन नंबर लेके सवाल पूछा, उसने कहा सेक्शन 42 वाली कंपनियों के बारे में बताएं। तो ये इतना मशहूर सेक्शन है कि आई कैप ने भी अपना रूल तोड़ दिया। आई कैप इस लेवल पे सेक्शन नंबर नहीं पूछता। तो सेक्शन 42 वाली कंपनियों को आप ट्रांसफ़र करते हैं वो नेट एसेट्स, प्रेफरेबली सिमिलर या आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, या तो मिलते जुलते हों या सेम ऑब्जेक्ट्स हों, विद इन 90 days ऑफ रेवोकेशन और एनी एक्सटेंडेड पीरियड इफ अलाउड बाय SCCP। लाइसेंस रिवोक हो गया, रिवोक होने के बाद 90 दिनों के अंदर अंदर आपने एसेट्स ट्रांसफ़र कर देना। ये 90 दिन आप एक्सटेंड करवा सकते हैं SCCP से इजाज़त लेके। तो पहली चीज़ हमें नज़र आई कि 90 दिनों के अंदर अंदर ये काम होना है। अ रीजनेबल अमाउंट टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप और मेकिंग एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम में बी रिटेन्ड। एक मुनासिब पैसा आप रिटेन कर सकते हैं वाइंडिंग अप के लिए या नाम स्ट्राइक ऑफ करने वाला। दो प्रोसेस है ना, छोटा प्रोसेस स्ट्राइक ऑफ है और बड़ा प्रोसेस, तो जो भी आप एप्लीकेबल आप उसके लिए पैसे रिटेन रख सकते हैं। आफ्टर सच ट्रांसफ़र, वो एसेट्स ट्रांसफ़र करने के बाद जो कि आपने लाइसेंस रिवोक होने के 90 दिन में ट्रांसफ़र किए, members and officer of first company or any of their family members shall not be eligible to hold any office in later company for next। उन तमाम लोगों को और उनके फैमिली मेम्बर्स को अगली वाली कंपनी में 5 साल तक कोई पोजीशन हासिल करने की इजाज़त नहीं है। आफ्टर कंप्लायंस ऑफ अबव रिक्वायरमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल फाइल विद इन 15 days अ रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार कंटेनिंग सच इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स एज मे बी स्पेसिफाइड। ये एसेट्स ट्रांसफर करने के बाद आप 15 दिनों के अंदर अंदर उनको रजिस्ट्रार को बताएंगे कि हमने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, आगे देख लो। विद इन 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिपोर्ट बाय रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार जब आपकी रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा तो उसके 30 days के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रोसीडिंग शुरू कर देगा वॉलंटरी वाइंडिंग अप की, या मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार फॉर स्ट्राइकिंग द नेम ऑफ कंपनी अगर इफ हैज नो एसेट्स और लायबिलिटीज। अगर रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं होती टाइमली बेसिस पे तो SCCP एक एडमिनिस्ट्रेटर को बुला सकता है कि भाई आप आओ, अब आप इनके अफेयर्स देखो, आप इसको ज़बरदस्ती बंद करो। बहुत ही मासूमियत से बीच में एवं अचानक से 3 डेट्स डाल दी। रेवोकेशन के 90 दिनों में एसेट ट्रांसफ़र होने, एसेट ट्रांसफ़र होने के 15 दिनों में रिपोर्ट देनी है, उनकी रिपोर्ट एक्सेप्टेंस जब होगी उसके 30 दिनों में अगला वाला काम कर लेना है। तो जब आप ये सारा काम पूरा कर लेंगे तो बेसिकली आपका प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। तो ये है हमारा एक प्यारा सा ICAP का बड़ा फेवरेट सा टॉपिक, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। मैं ये मानता हूँ कि चैप्टर 1 यहाँ ख़त्म हो जाता है। इन्होंने क्या किया, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की मिक्सिंग कर दी। चैप्टर 1 में कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी। चैप्टर 1 वॉज टाइप ऑफ कंपनीज और कंपनियाँ क्या होती हैं, तो हमने हर तरह की कंपनियाँ पढ़ ली है। चैप्टर 2 में उन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र है जो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के वक्त होते हैं। तो चैप्टर 2 कुड हैव बीन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, और इस चैप्टर में अब आगे जो चीज़ें वो उठा के उस चैप्टर में डाल देते और एक अलग चैप्टर बन जाता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट क्यों होती हैं। तो अब मेरे पास कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो चैप्टर 1 के हैं, जो लिखे चैप्टर 1 में लेकिन वो चैप्टर 2 में डिस्कस होने चाहिए। जैसे ही सेक्शन 9 है, सेक्शन 14 है, स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, रजिस्ट्रेशन, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि चैप्टर 2 में डिस्कस होनी चाहिए और इस चैप्टर में पढ़ी हुई हैं। ठीक है जी, तो आज पे जल्दी छुट्टी हो गई आपको, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसे खूबसूरत लम्हात आएंगे। असल में पिछले दिन हम ज़्यादा नहीं पढ़ सके थे ना, तो अब SCCP रजिस्ट्रार में से कितने को सवाल निकल आने थे। तो कल जब आप इसे अच्छी तरह से पढ़ के आएंगे तो आधे घंटे तक तो आपके सवाल चल रहे होंगे। अल्लाह करे, अल्लाह आपको इतना जोशीला बनाए। ठीक है जी, तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं।